हिंदी में आज हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको अगर हम पूरी हिंदी को समराइज करेंगे और पूरी हिंदी में आज आपको हम बताएंगे कि आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप आज जो बताया जा रहा है उसके बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो 100% आप मानिए कि आप 70 में से 70 नंबर पाने के हकदार जरूर होंगे। क्योंकि आपको स्क्रीन पर पहले ही देखने को मिल रहा होगा कि कक्षा 10 हिंदी, यानी आज हम लेके आए कक्षा 10 हिंदी 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा है आप सभी बच्चे पाएंगे 70 में से 70 नंबर। क्योंकि मतलब अभी सभी बच्चे 70 में से 70 पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी को और भी बेहतर यानी बहुत ही शानदार बनाने के लिए साक्षर अकेडमी, मतलब ये जो हमारी जिस पे आप जो इस समय वीडियो देख रहे हो उसका नाम साक्षर अकेडमी है। तो साक्षर अकेडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका। कहोगे सर जी ऐसा क्या है कि आप जो बता रहे हो 70 में से 70 लेके आए? हाँ बेटा, जो आप सुनिए एकदम सही सुनियो, क्योंकि इस समय मेरी 2 दिन से आपकी सीरीज चल रही है। रेगुलरिटी के साथ में मैं आपको सभी टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट से लेकर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज ही आपके हाई स्कूल के लिए आज की पहली वीडियो है, ठीक है। और आज की वीडियो में सबसे पहले आज लेके आऊँ मैं हिंदी। बेटा आपको पता है अगर हिंदी में आप पास हो गए तो माना जाता है कि सभी सब्जेक्ट में पास हो। अगर आप हिंदी में फेल हो गए और अदर सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए फिर भी आपको फेल ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो राष्ट्रभाषा है बेटा वो हिंदी मानी जाती है, ठीक है। चलिए आप लोग एक चीज कमेंट में बताइए कि हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है ये कौन सी लिपि से ली गई है। चलिए तो अजय चलिए बात करते हैं कि आखिर कक्षा 10 की हिंदी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा पेपर जो है 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। बेटा पहले खंड में बात करें तो बेटा पहले खंड में आपको एक मिनट, ठीक है। पहले खंड में बेटा आपको बेटा निबंध से, मतलब अगर निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया और जीवन परिचय, मतलब इन टॉपिक 3 टॉपिक को मिला के टोटल 21 नंबर पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं? 21 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से आपको 10 नंबर होते हैं जीवन परिचय के, 5 नंबर गद्य जीवन परिचय से, 5 नंबर पद्य के जीवन परिचय से। बेटा 7 नंबर पूछे जाते हैं निबंध से, 15 10 7 कितना हो जाएगा 17, और 5 नंबर जो 4 नंबर पूछा जाता है वो पत्र लेखन से पूछा जाता है, ठीक है। मतलब कि 7 नंबर निबंध का आता है, 4 नंबर आपका पत्र लेखन का आता है और जो 10 नंबर है वो जीवन परिचय का आता है। टोटल ये कितने नंबर का आता है? 21 नंबर का मार्क आता है। इधर देखते हैं बेटा गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको संदर्भ सहित संदर्भ उसका लिखना होता है, व्याख्या करना होता है और ये कोई प्रश्न दिया जाता है उसको करना होता है, जिसके आपको 3 प्रश्न, यानी वैसे ही गद्यांश के वैसे ही पद्यांश के करने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, इस दोनों टॉपिक से मिलाकर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे सभी के बारे में। इन 2 टॉपिकों से मिलाकर बेटा 22 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 22 नंबर आते हैं, ठीक है। यानी आप देख सकते हो ये 22 नंबर का आता है, 21 नंबर का। अभी आप सबको सभी चीजें बताई जाएंगी, मतलब पहले कौन सी क्वेश्चन कितने नंबर का टोटल बेटे से उसको देख लेते हैं। बात करेंगे अगला बेटा खंडकाव्य हो गया। जैसे आपके चैप्टर में कौन सा खंडकाव्य है आप लोग बताइएगा। मेवाड़ मुकुट है मेरे हिसाब से। नहीं, खंडकाव्य हो गया बेटा, श्लोक हो गया और फिर संस्कृत प्रश्न उत्तर हो गया। मतलब कि खंडकाव्य से, श्लोक से और संस्कृत प्रश्न उत्तर, इन 3 टॉपिक से लेकर बेटा 7 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से 2 नंबर के श्लोक होता है, 2 नंबर का आपका संस्कृत प्रश्न उत्तर होता है और 3 नंबर का आपका खंडकाव्य आता है। टोटल 7 नंबर का आता है। और बेटा 2022 की जब से शिक्षा नीति आई हुई है तब से क्या हुआ रहा है बेटा कि आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय पूछा जाएगा। ये बहुविकल्पीय अभी आगे बात करेंगे कौन से टॉपिक से क्या आते हैं। यानी आपके टोटल 70 नंबर का पेपर हो तो उसमें से 21 नंबर का ये 3 बेटे रखते हैं, 22 नंबर के ये, 7 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, टोटल हो गया आपका 70 नंबर। अब चलिए हम बात करेंगे निबंध में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ये बेटा ये चीज जानिए कि जो चीज आज बता रहे हैं बेटा आपके लिए रामबाण साबित होगा। जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आपको लिए 20-22 दिन पेपर के लिए बचा हुआ, आप 20-22 दिन सिर्फ इसको तैयार कीजिए। अगर आपको ये चीज तैयार हो जाए तो फिर हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए और भी चीजें लेके आएंगे। चलिए रखा है सबसे पहले निबंध। मतलब निबंध बेटा हमने पहले ही बता दिया कि 7 नंबर का आता है। तो इस 7 नंबर के निबंध में बेटा आपके लिए कौन कौन से निबंध ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बेटा अगर बात है स्वच्छ भारत अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। आप बेटा इसको कहानी, जितने भी निबंध है आप इसको कहानी टाइप से याद रखिए। आपको करना है क्या निबंध याद करने में, ये चीज याद रखना है बेटा। सबसे पहले निबंध जैसे मान लिया स्वच्छ भारत अभियान है तो उसका सबसे पहले बेटा उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसके 2-4 कारण लिख दिए, मतलब कौन से कारण से हमें करना चाहिए। उसके बाद 2-4 उपाय लिख दिए और नीच में उसका जो है संक्षेप में सारांश लिख दिए, बस हो गया आपका निबंध के बारे में। आप कहानी टाइप के भी पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप 2-4 बार इस टॉपिक को पढ़ते रहोगे तो वहां आप बना के भी लिख सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान हो गए, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। ये जो 5 लेके हो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है। बेटा विज्ञान हमारे लिए वरदान भी साबित है और अभिशाप भी साबित है, क्योंकि विज्ञान की वजह से हम अपनी पीढ़ी जो पुरानी चीजें उनको भूलते जा रहे हैं, तो हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन वरदान क्यों है? क्योंकि विज्ञान जैसे कोई भी चीज करना, जैसे AI इस समय आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है।
है। जैसे अगर विज्ञान ना होता तो क्या हम यहाँ पे आपको वीडियो पे पढ़ा पाते? ये विज्ञान की वजह से सभी संभव, तो ये हमारे लिए क्या बोलते हैं, वरदान साबित हुआ। लेकिन कुछ चीजें अभिशाप भी साबित है, तो इसके बारे में, विज्ञान के बारे में हमको पढ़ा। आपको कोशिश करना 2 से 4 बार पढ़ के जाना है बस। प्रदूषण की समस्या और समाधान। बेटा आज की प्रेजेंट टाइम में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण और जनसंख्या दोनों दिया हुआ बेटा, प्रदूषण और जनसंख्या दोनों की बेटा कारण होने और मतलब बहुत ही इसमें रिक्वायरमेंट्स है आपको पढ़ने, इसकी जानकारी बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट्स रहेगा अगर आप जानकारी रखेंगे कि प्रदूषण की समस्या क्या है और समाधान क्या है, और फिर जनसंख्या की समस्या का समाधान क्या है। आज के समय में विश्व में बेटा अगर 2 ही चीजें ज्यादा हावी हुई, एक प्रदूषण एक जनसंख्या, मतलब अगर जनसंख्या नियंत्रण है तो प्रदूषण बढ़ती है। क्योंकि रीजन क्या है बेटा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट्स के लिए सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, विज्ञान उस पर टेक्नोलॉजी लेके आए, और फिर वो टेक्नोलॉजी से जो चीजें निकलेंगी वो हमारे प्रदूषित, हमारी वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे, ठीक है। ये चीज याद कर, फिर नेक्स्ट है बेटा ये दोनों को तैयार करके जाना है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप बोलोगे तो ये निबंध के बारे में आपके लिए वीडियो लेके चलाऊंगा बाद में। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है एक आतंकवाद की समस्या और समाधान। बेटा जैसे इसमें टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है तो आपको टेररिज्म के बारे में पता होना जरूरी है। मतलब ये 5 टॉपिक मैंने बताया निबंध के लिए। एक बताया हमने स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान और अभिशाप, प्रदूषण की समस्या समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान, साथ साथ में बढ़ती जनसंख्या कारण क्या है उसका, और कारण नहीं बेटे यहाँ पे कारण होगा, और निवारण क्या है। मतलब ये 5 टॉपिक्स में से आपको पढ़ के जाने 5 टॉपिक, एक को भी निकले नहीं करने, क्योंकि बेटा अगर 7 नंबर चाहिए तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और ये टफ नहीं है बेटा, आपको सिर्फ 2 से 4 बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक याद होगा, कहानी टाइप का पढ़िए आप, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा हमने बात करें पत्र लेखन। तो बेटा आपको पता है पत्र लेखन से टोटल 4 नंबर पूछे जाते हैं। 4 का मतलब ये 4 नंबर का आता है पत्र लेखन, ठीक है। अब ये 4 नंबर का लेखन कैसे कैसे पूछ सकता है, तो हो सकता है नियुक्ति आबंधित पर, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे नियुक्ति लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको क्वालिफिकेशन, जैसे आप स्कूल में जब कोई छुट्टी लेनी होती, मान लीजिए बुखार हो गया, कहीं शादी फंक्शन में जाना है, तो आप लिखते हो ना जीवन पर, ओ क्या बोलते हैं आप पत्र लेखन लिखते हो ना, प्रार्थना पत्र लिखते हो, वही प्रार्थना पत्र को यहाँ पे पत्र लेखन बोला गया है। तो वही नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब कोई चीज नियुक्ति के लिए क्या करना है तो उसके लिए आवेदन पत्र। या फिर हो सकता है बेटा किसी भी बैंक से व्यवसाय के लिए आप मान लो आपको कोई व्यवसाय करना है, कोई भी कारोबार करना है, उसमें आपको 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट्स है, तो आप मान लीजिए बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, तो आप बैंक को कैसे पत्र लिखेंगे कि हमें इतने रुपए की रिक्वायरमेंट, तो इसके बारे में जानकारी जरूरी है बेटा। ये सब बहुत ईजी है, आपको ये देखने में टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप ये टॉपिक एक बार पढ़ेंगे तो आपको तुरंत 1 से 2 बार ही पढ़ेंगे तो इसे आपको याद हो जाएगा बेटा। अगला, अपने नगर गांव की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। मान लीजिए आप एक गांव में रह रहे हैं और आपके गांव में बहुत ही सारी गंदगी, जनसंख्या की वजह से क्या गंदगी है, पशु है, सब्जी गंदगी होते हैं। अब मान लीजिए आपको गंदगी से रिलेटेड आपको जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है, तो आप कैसे वो पत्र लिखेंगे, तो इसीलिए कि अपने गांव या अपने नगर की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब इन टॉपिक्स में से 3 में से किसी एक से पूछ सकता है, या तो नियुक्ति आवेदन पत्र आ सकता है, मतलब किसी पद की नियुक्ति के लिए आ सकता है, या फिर बैंक से किसी भी प्रकार की आपको ऋण प्राप्त करना है इसके लिए, या फिर किसी प्रकार के साफ सफाई के लिए अधिकारी को पत्र लिखना। बेटा ये तीनों पॉइंट्स आपको लाइक करके नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी टॉपिक्स है। अगर आप इतना तैयार करोगे तो इतना मैं बता सकता हूं कि 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना पढ़ना है बस। अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर उठाना है तो आपको इतना पढ़ के जाना है। इतना मान के चलिए बेटा, अगर आप 30 में से 30 नंबर के आसपास, 30 में से 28 29 अगर स्कूल में पा जाते हैं तो ये चीज मान के 70 में से आपकी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि अगर कोई भी एकदम लो लेवल का बच्चा होगा तो अभी से अगर मेहनत कर लेगा तो इतना मैं बता सकता हूँ बेटा उसका 60 से 65 नंबर कहीं नहीं गया, यानी 60 से 65 नंबर अभी भी कहीं नहीं गया। 20-22 दिन में उतना नंबर पा सकता है, क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 चीजें तैयार करोगे फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते क्या लगा बेटा। अब है जीवन परिचय। बेटा आप तो जानते हैं जीवन परिचय का वेटेज बहुत है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में बेटा जैसे है, जीवन परिचय बेटा एक होता है लेखक, एक होता है कवि। लेकिन लेखक क्या बेटा, अगर जैसे कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो लेखक है, लेकिन अगर कोई चीज़ कविता के रूप में लिखी है तो उसमें कवि होते हैं, ठीक है। अब लेखक में बेटा 3 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट कौन से बेटा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जयशंकर प्रसाद। बेटा इन तीनों को आपको याद करना। कहोगे सर जी ऐसा क्या लिखना, तो हम एक ही है तो हम 3 का याद करना। बेटा हो सकता है पेपर में से एक ये पूछे, ये 2 ना पूछे, हो सकता है ये आ जाए, ये 2 ना आ जाए, ठीक है। यानी अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हो तो ये चीज मान के चलिए आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। आप तैयार कैसे करना है बेटा, आपको सबसे पहले मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद करना है, तो आप सिर्फ जम लिखे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। मतलब आपको करना है कि सबसे पहले वो
जैसे कोई भी लेखक है तो उस लेखक का सबसे पहले पूरा नाम क्या है, उस लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उसके पिता का नाम क्या है, फिर उसने अगर पढ़ाई की है तो कौन कौन से पढ़ाई किए, उसे कितनी भाषाओं का ज्ञान था, इतने चीज़ें लिखने, एक एक पॉइंट पे आप लिख लीजिए जितना बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आखिर उसने पढ़ाई के साथ साथ में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की हो जिसके कारण मान लो भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिला हो उसको, ठीक है। अगर कोई और भी उपलब्धि हासिल की तो उसको लिख दो। उसके बाद सीधे आप आ जाइए उनकी मृत्यु पे, और मृत्यु के बाद आप उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, 2-4 रचनाएं याद कर लिए, उसको लिख दिए, बस हो गया आपका जीवन परिचय। कहाँ टफ है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा। आप एक कॉपी लिखिए, खुद से लिखिए, फिर आप कह बुक के पीछे मत भागिए, बुक में तो आपको बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। ये तो होंगे लेखक, मतलब लेखक में 3 को आपको याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बेटा आप बात करें कवि, तो कवि में बेटा आपको 3 याद करना है, कवि में भी 3 याद करना है। सूर, तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षाएं आ रही, ठीक है, आपको तो बहुत सुने होंगे। तो बेटा आपको पहला गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, और एक बेटा यहाँ पे हम बिहारी करने, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है सुमित्रानंदन पंत जी का। मतलब इसमें से 3 में से तीनों को याद करना है, और इतना मैं बता सकता हूँ इस तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पक्का फंसेगा, मतलब तीनों में से एक ना एक पक्का आ जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा। चलिए आप जब पहली पेपर देख के आना हिंदी, फिर मिलाना कि कितना पेपर इसमें से फंसा, कितना पेपर नहीं फंसा, फिर आप हम पे विश्वास करिएगा। अगली बार से फिर जो वीडियो बना रहे उस पर और फोकस करके जाइए। लेकिन समय नहीं है बेटा, मैं इतना आपको बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना मैंने देखा है। मैं खुद बेटा ऐसे ही पढ़ के मैं लगभग मैं अपनी बोर्ड इंटर में 95+ नंबर लेके आया हिंदी में, ठीक है बेटा। चलिए यानी अब हम बात करें जीवन परिचय कवि में, तो आपको 3 चीजें पढ़ के जानी है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रानंदन पंत। इन तीनों को लाइक नहीं करना है। कैसे याद करना है अभी मैंने प्रीवियस में बता दिया, वही चीजें करना है। चलिए अब हम बात करेंगे गद्यांश में क्या क्या पढ़ने जाने हैं, कि हमें गद्यांश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। तो बेटा आपको मित्रता चैप्टर जो कि है रामचंद्र शुक्ल जी का, ये चैप्टर पूरा आपको पढ़ के जाना है। बेटा ममता चैप्टर जो कि जयशंकर प्रसाद जी का, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये 3 चैप्टर आपको गद्यांश में पढ़ के जाना है। क्योंकि सर जी मान लीजिए कोई नया चैप्टर आ गया, तो बेटा हमने क्यों बताया, जब आप इसको पढ़ के जाओगे तो अगर क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा। अगर आप उस संदीप जैसे मान लीजिए आपको गद्यांश पद्यांश करने में, मान लीजिए संदर्भ सहित व्याख्या करने में आपको प्रॉब्लम आती है, हिंदी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, तो हम आपके लिए वीडियो भी लेकर चलेंगे कि आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे करें, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करें बस कैसे करें, या फिर किसी भी गद्यांश का या पद्यांश का आप कैसे उसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर चलूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ही इजी टॉपिक बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। फिर भी आप कोशिश करिए कि मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत, ये 3 चैप्टर को आप पढ़ के मतलब पढ़ के ही पक्का जाइए, और कोशिश करिए आज से ही। अगर एक एक चैप्टर मान लीजिए आप मित्रता पढ़ ले, कल आपने ममता पढ़ लिया, परसों भारतीय संस्कृत, हो गए 3 दिन में खत्म। अभी तो आपके लिए बहुत समय है, आप समय को डिवाइड करिए बस। चलिए आप पद्यांश से क्या पढ़ के जाए, पद्यांश से बेटा 3 चैप्टर पढ़ के जाना है। बेटा तुलसीदास सूरदास जी का जो पद चैप्टर उसको पढ़ के जाना है। तुलसीदास जी का तो आप लोग जानते ही है, राम लक्ष्मण के बारे में है, ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी जी का इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ये 2 चैप्टर पक्का पढ़ के जाइएगा, एक सूरदास जी का, एक तुलसीदास जी का, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे संस्कृत गद्यांश पद्यांश में क्या पढ़ के जाना है। बेटा देखिए संस्कृत में भी बेटा आपको हिंदी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, तो 2 चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, एक बेटा आपका वाराणसी और एक भारतीय संस्कृत। बेटा तो आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृत दोनों चैप्टर पढ़ के जाने हैं। अब संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, तो अभी तो बेटा ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको सभी टॉपिक से एकदम लेंदी में पढ़ाने लगेंगे तो फिर पता चलेगा कि वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, फिर आप उसको बैठे देखेंगे नहीं। अगर आपको फिर इसको भी चाहिए कि आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, बिट ट्रिक के साथ में कि एक बार देखिए हम याद हो जाए, तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी संख्या ज़्यादा रहती है कमेंट में, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ वीडियो को लाना चाहिए। चलिए तो यानी होगा गद्यांश में क्या पढ़ के जाना है, एक वाराणसी एक भारतीय संस्कृत। बात करें खंडकाव्य, तो बेटा खंडकाव्य मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये 3 नंबर का आता है। आपको सर जी खंडकाव्य भी बता देते हैं। बेटा देखिए हर एक जिलों, जैसे उत्तर प्रदेश में जिले वाइज कटे हुए हैं, जैसे मैं महाराज जिले से हूँ, तो महाराज जिले में जो खंडकाव्य में हाई स्कूल में दिया हुआ है वो हमारे हिसाब से मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है, ठीक है। महाराणा प्रताप में मेवाड़ मुकुट, महाराणा प्रताप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है बहराइच चोलों को। आपको सर जी श्लोक में क्या पढ़े, बेटा आपको 2 लाइन का श्लोक याद करके जाना है। कितने लाइन का, 2 लाइन का श्लोक याद करके जाना है, ठीक है। और ये 2 नंबर का रहेगा बेटा, श्लोक 2 लाइन का याद करिए, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। साथ साथ में बेटा बात करें तो बेटा संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, वो 2 नंबर का आता है। अगर आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर लेते हो तो आप संस्कृत का क्वेश्चन आंसर भी कर लेगो। संस्कृत का ही प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, 2 नंबर का आता है। चलिए अगर आप बात करेंगे, अब 20 बहुविकल्पीय आते हैं। कितने बहुविकल्पीय आते हैं, 20 बहु। अब 20 बहुविकल्पीय में से बेटा जो होता है
और दो भागों में डिवाइड है। जैसे आप पढ़ते हो गद्य खंड और पद्य खंड, तो गद्य खंड और पद्य खंड से बेटा 10 नंबर आते हैं, गद्य खंड से 5 नंबर आ जाएंगे, जैसे बुक ये ओपन कर दो जैसे वो होता है, फिर अब पद्य खंड से आपको 5 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, जैसे बेटा मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो उसकी रचना क्या है, उसके लेखक क्या है, फिर इसमें कोई की रचना क्या है, उसके कवि कौन है, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, आप लोग दरोगा से नमक का दरोगा, ये रचना किसकी है, नमक का दरोगा, आप लोग बताइएगा, बहुत आप लोग पढ़े होगा 7वीं 8वीं क्लास में, नमक का दरोगा ये रचना किसकी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा बेटा, ठीक है। चलिए यानी कि बेटा आपको ये हिंदी गद्य से और पद से आपको देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, गद्य खंड से आप जब वो विकल्प में जाएगा कौन सी रचना किसकी, तो आप कोशिश कीजिए बेटा आप कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। कितने तैयार करना है आपको, 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चन तैयार कर लोगे गद्य से तो आपके 100 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब पद से भी आपको 100 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, मतलब 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन में से आपको बेटा 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको 200 क्वेश्चन तैयार करने में 10 क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आप एक एक लाइन का है ना, तो रचना क्या है उसकी, जैसे ठीक है। अब बात करेंगे रस, तो रस बेटा 2 प्रकार के आपको पड़ गए, करुण रस और हास्य रस। बेटा अगर बात करें करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, शोक, मतलब क्या होता है बेटा, शोक। और हास्य मतलब हंसना, यानी करो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास होता है। तो ये सबको पढ़ के जाना है, करुण रस क्या होता है, हास्य रस का, साथ साथ में आपको करुण रस और हास्य रस का एक एक एग्जाम्पल भी याद रख के जाना है। चलिए बेटा आपके बाद उसके बाद अलंकार पढ़ के, जैसे अनुप्रास अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, जैसे अलंकार पढ़ के जाना है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, ये सब बहुविकल्प में पूछा जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, या फिर अन्य लिख दिया, मतलब कि अब जो टॉपिक्स में और बचा है, जैसे तत्सम क्या, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, तद्भव क्या है, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, साथ साथ में आपको पर्यायवाची पढ़ के जाना है। आपको रटना नहीं है बेटा, क्योंकि मान लीजिए 2-4 रट के जाते हैं फिर भूल गए वहाँ पे, तो आपको कोशिश करना है कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये पर्यायवाची छोड़िएगा मत, ठीक है। उसके बाद आपका धातु लकार जो आता है, ये चीज़ थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सेंड करना ना भूलिए। अगर आप हमसे कुछ और भी देखना चाहते हैं बेटा तो आप हमें सक्सेस अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में आपके लिए एक चीज़ मैं साथ साथ बताते चलूँ कि बेटा अगर आपको हिंदी की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मैं बना के दूंगा। मतलब आपके लिए साइंस की भी, मैथ की, होम साइंस की, साथ साथ में SST मतलब सामाजिक विज्ञान की, एंड आपकी जो आर्ट है कला, इसकी भी मैं बना के दूंगा। और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश भी आपके लिए मैं 1 से 2 दिन के अंदर इंग्लिश की भी वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन कर दूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा बीच से गुथरू हो जाए। देखिए बेटा निबंध, पत्रलेखन और जीवन परिचय से 21 नंबर आते हैं। गद्य खंड पद्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत गद्य पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना जो 22 नंबर का आता है टोटल मिला के। खंड काव्य बेटा आता है आपका 3 नंबर का, श्लोक आता है आपका 2 नंबर, संस्कृत प्रश्नोत्तर 2 नंबर के, टोटल 7 नंबर के। वो विकल्प आपके 20 नंबर आते हैं, ठीक है बेटा। चले चलते हैं। अब हमने बताया निबंध में आपको 5 तैयार करके जाना है बेटा। पहला आपको पढ़ के जाना है निबंध में हमने बताया पहला आपको बेटा स्वच्छ भारत अभियान पढ़ के जाना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप ये चीज़ें पढ़ के जाना है आपको। प्रदूषण की समस्या समाधान पढ़ के जाना है आपको। आतंकवाद की समस्या और साथ साथ में बढ़ती जनसंख्या और कारण और निवारण के, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। पत्र लेखन से हमने बताया 3 चीजें पढ़ के जानी है। एक आपको पढ़ के जाना है बेटा नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा बेटा बैंक से किसी भी प्रकार की ऋण प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन पैसे कर्ज लिखो। जैसे फिर अपने नगर गाँव की सफाई के लिए किसी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे, किसी को मतलब है किसी भी अधिकारी को जो आपसे वहाँ पे रिलेटेड है। साथ में हमने बताया जीवन परिचय बेटा लेखक का 5 नंबर आता है, जिसमें से आपने हमने बताया 3 पढ़ के जाना है बेटा। एक रामचंद्र शुक्ल का, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एंड जयशंकर प्रसाद जी का। 3 में से कभी में मैंने बात किया है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रानंद पंत, इन 3 लोगों का जीवन परिचय पढ़ के जाना। टोटल 6 नंबर और 6 क्वेश्चन में से 10 नंबर तैयार हो गए, ठीक है। मैंने बताया गद्यांश में से मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है, तो आपको एकदम कहानी टाइप से मित्रता पढ़ के जाना है, ममता पढ़ के जाना है और भारतीय संस्कृति, मतलब आपको पढ़ के जाना नहीं है, अभी से ही इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर पद्यांश के लिए आपको सूरदास जी का पद चैप्टर, तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण चैप्टर से रिलेटेड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश के लिए व्याख्या जो करना आता है, और वाराणसी और भारतीय संस्कृत, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। खंड का आपके जिले से जो चल रहा है उसके हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। इस श्लोक आपको 2 नंबर का याद करके जाना है। आप कोई भी चीज़ है आप 2 श्लोक, एक श्लोक के 2 श्लोक याद कर लिए, 2-2 लाइन कर, ठीक है। जैसे फिर संस्कृत का प्रश्न उत्तर कैसे करना, तो आप जैसे लगभग मानिए कि संस्कृत का जो प्रश्न उत्तर आता है ये आपके वाराणसी चैप्टर से ही देखने को अक्सर मिलता है, तो ये याद रखिएगा। बहुविकल्प 20 नंबर के लिए हमने बताया कि गद्य खंड और पद्य खंड से 10 नंबर आ जाएगा। और रस प्रकार मतलब करुण
हास्य रस से 2 नंबर आ जाएगा, अलंकार से 2 नंबर आ जाएगा, तत्सम तद्भव से 2 नंबर आ जाएगा, पर्यायवाची से 2 नंबर आ जाएगा, अगर विलोम शब्द आता है उससे आ जाएगा बेटा, संधि विच्छेद से 2 नंबर आपके आ जाएंगे। साथ साथ में आपसे बेटा धातु लकार के औचित्य से 2 नंबर, यानी टोटल मिला के इधर 25 नंबर हो जाते हैं बहुविकल्पी में। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेंड करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, काम में लगे।